ऋचा, क्या हम कह सकते हैं कि आप ओटीटी की क्वीन हो चुकी हैं? मैं क्वीन हूँ या नहीं पता नहीं, बट ओटीटी इज किंग राइट नाउ। ओटीटी पे काम करके बहुत मजा आ रहा है। Without good writers, you cannot do anything. तिग्मांशु भाई का मैंने एक सेशन किया था जश्न रेख्ता में दिल्ली में। तो जैसे ही स्टेज पर हम लोग आए तो वहां से सामने से डायलॉग शुरू हो गए, तुमसे ना हो पाएगा। तो मैं वैसी टेंशन में था, मुझे लगा ये मुझको कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा। फिर मैंने रियलाइज किया तिग्मांशु भाई हाथ हिला रहे हैं। बहुत कमाल के एक्टर है, मतलब मैंने इनका जितना भी काम देखा है बहुत कमाल के एक्टर है। मैंने जो इनको ऑन लोकेशन देखा है एज रमाधीर सिंह। तिग्मांशु भाई विकास स्वरूप की नॉवेल पे आधारित है द ग्रेट इंडियन मर्डर। विकास स्वरूप साहब की किताब जब पढ़ी तो उन्होंने बहुत वेस्टर्न रीडर्स के लिए किताब लिखी थी। नेचुरली स्लमडॉग मिलियनेयर पढ़ी, ऑस्कर मिला, डैनी बॉयल, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। Richa Chadda and Pratik Gandhi, welcome on Bollywood Hungama. Thank you for it. And the Great Indian Murder. First of all, Richa, क्या हम कह सकते हैं कि आप OTT की क्वीन हो चुकी हैं? नहीं, एक के बाद एक हिट शोज आपके आ रहे हैं। एक के बाद एक हिट शोज आ रहे हैं। आपने रीइन्वेंट किया OTT स्पेस को। Thank you, Faridun. I think I'm very privileged to be sharing the space with one of the finds of OTT. जिनकी मिसाल दी जाती है बाकी एक्टर्स को, देखिए इतने साल से वो ट्राई कर रहे थे और फाइनली एक स्कैम की वजह से वो उभर के आए। तो आई रियली थिंक एक्टर्स के लिए एक अच्छी चीज है, अलग एक एवेन्यू है। डायरेक्टर्स के लिए अच्छी चीज है जहां उनको बॉक्स ऑफिस का वैसा प्रेशर, आइटम सॉन्ग, एक्शन सीन डालने का प्रेशर नहीं होता। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत सही समय पे सही चीज हुई है। और पैंडेमिक वाज अ बून फॉर द ओटीटी स्पेस, दे गॉट अ कैप्टिव ऑडियंस। तो मैं क्वीन हूँ या नहीं पता नहीं, बट ओटीटी इज किंग राइट नाउ। क्या बात है, क्या बात है। No, but I think the fact is that you're having so many amazing shows and अगर हाल फिलहाल की बात करें तो Inside H3 और कैंडी कमाल कर चुका है। तिग्मांशु भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुक्रिया यार। फरदून क्या हाल चाल? जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है। कली की बात करें आपसे तो जब मुलाकात तो लगता है कि कली तो मिले थे। तिग्मांशु भाई प्रोमो आई थिंक यूनानिमसली बहुत तारीफ आ रही है। अभी प्रोमो लॉन्च हुआ है और ये कहना आई थिंक मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि विंटेज तिग्मांशु धुलिया है। स्पेशली डायलॉग्स की अगर बात करी जाए और जो एक बेबाकी की बात करी जाए तो वो आई थिंक दिस इज द होम ग्राउंड दैट यू एंजॉय। इस तरह का काम पहले तो नहीं किया था, लेकिन हाँ वो जो जिस वजह से शायद मुझे लोग मेरे काम को थोड़ा बहुत सराहते हैं वो दिखेगा आपको उसमें शो में। तो और ऐसा ही नहीं कि हिंदी हार्टलैंड की, जिसके लिए मुझे बहुत जाना जाता है कि तिग्मांशु धुलिया काउबेल्ट की पिक्चरें बनाता है। इसमें है काउबेल्ट, लेकिन और भी बहुत कुछ है और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण है। बहुत सारी शहरों में हमने शूटिंग की और यही खास बात थी इस नॉवल की कि इसकी ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। डेफिनेटली आई थिंक ज्योग्राफी के साथ साथ में आई थिंक ऋचा ने जिक्र किया ओटीटी का और किस तरीके से बॉक्स ऑफिस से एक तरीके से वो प्रेशर से आदमी बचता है। लेकिन मैं आपसे प्रतीक आपके पास आना चाहूंगा। आपकी बड़ी तारीफ करी ऋचा ने भी। राइटर्स का आपको क्या लगता है कि जो इज्जत मिलनी शुरू हुई ओटीटी की वजह से? बिकॉज आई थिंक स्कैम इन ह्यूज वे वाज अ ह्यूज सक्सेस बिकॉज ऑफ राइटर्स। योर डायरेक्टर हैज ऑलवेज मेंशन अबाउट द राइटर्स। सो ओटीटी को जो एक ओटीटी ने जो राइटर्स को एक जो कमाल की दर्जा दिया है, कुछ उसके बारे में अगर आप प्लीज बताना चाहें। So writers are absolutely kings now because everything is content driven और content आखिर आएगा कहाँ से? सारे किरदार जो अब तक लोगों को पसंद आए हैं ओटीटी पे, जितनी स्टोरीज हैं, और ओटीटी से एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि it has broken the formats. There are no formats. It's an open format. So you can experiment with the way you want to tell your story, the way you want to put the world across, the characters across. So और ये सारी चीजें जो हैं वो राइटर्स से ही आ रही हैं। एंड राइटिंग आई गेस इज द फर्स्ट पॉइंट, whether it's a short film, play, film, or even OTT series. And having said that, OTT, I mean, so it's a long format. So इसे लिखना, इसका बाइबल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है।
और ये सारा क्रेडिट राइटर्स को ही जाता है, जिस हिसाब से वो एक के बाद एक अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं. तो या आई वुड मतलब आई वुड वांट टू क्लैप फॉर द राइटर्स एवरी टाइम. एंड बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम थिएटर, सो आई नो द स्कैरसिटी ऑफ गुड राइटर्स. I know how it works, and without good writers, you cannot do anything. राइट. सो रिचा, मैं आपसे ये सवाल को आगे लेके जाना चाहूंगा. हमने पहले बात करी, आपने कमाल का ब्लॉग लिखा था अभी लॉकडाउन में सुशांत के इंतकाल के बाद में. तो आपने बहुत से मुद्दे आपने उसमें उठाए थे कि जो कि इंडस्ट्री में जो होने चाहिए. रॉयल्टी के बारे में आपने बात करी थी, और भी आपने बहुत बहुत कमाल के आपने उठाए थे, और लिखा आपने बहुत बहुत कमाल का था. आपकी नजर में अच्छी राइटिंग की क्या अहमियत है? मेरी नजर में राइटिंग की जो भी अहमियत हो, अभी का सच ये है कि जब आप अपने घर में आराम से बैठे होते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है, तो आप ये नहीं सोचते कि अच्छा ये फला बहुत बड़ा स्टार है, तो जो चीज आपको एंगेज नहीं करेगी उसको आप 30 सेकंड में बदल सकते हैं. तो यहाँ जो है, जो फॉर्मेट है, वो डिक्टेट करता है कि राइटर की क्या अहमियत होती है, क्योंकि फ्रीडम आपके पास है. बॉक्स ऑफिस, ओपनिंग, ये सारी चीजें नहीं है. आप अपनी पेस पे अपना शो अपने हिसाब से या एल्गोरिदम के सजेशन पे देख सकते हैं. तो ये जो फॉर्मेट है वो डिक्टेट करता है. इसलिए राइटर्स आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. राइटर्स, क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, ये जो आंदोलन है ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत पहले हो जाना चाहिए था. What I loved about today's trailer launch, पता नहीं आप थे या नहीं फरीदुन, उसमें अजय देवगन सर ने भी यही कहा कि इंडस्ट्री में एक पहले जो अप्रोच थी स्टार हैवी, स्टूडियो हैवी, अब नए राइटर्स के साथ, नए डायरेक्टर्स के साथ, नए फॉर्मेट, नई स्टोरी लाइन्स के साथ रिस्क लिया जा सकता है, और इससे नए चेहरे उभर के आते हैं. सो इट्स रियली अ गुड विन विन फॉर ऑल, आई थिंक. तिग्मांशु भाई, आपकी कमाल की जर्नी रही है. आपने हर तरीके का आपने दौर देखा है, नेशनल अवार्ड मिला है, आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चली हैं, हर तरीके की तारीफें आई हैं. एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि आप बॉक्स ऑफिस के प्रेशर्स की वजह से भी आपने एट टाइम सर्टेन फॉर्मूले को भी आपने फॉलो करने की आपने कोशिश करी है. जब क्रिमिनल जस्टिस में हमने देखा कि you were enjoying yourself, you know, it's a format that you want to say what you want to say, you don't have any tensions कि that फ्राइडे पे क्या होगा, या डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा है कि वहां पर निजाम में ये चाहिए मुझको, वो कोई टेंशन नहीं है. अब जब यहाँ पर इसका जब मैंने प्रोमो देखा, you know, this is something that you seem to be enjoying yourself. आपको पता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनकी गजब की रीच है, तो आपको फ्राइडे की चिंता ही नहीं है, आप गजब की रीच है और वो पहुंचेगी ही पहुंचेगी वहां तक. और उसमें अगर एक सर्टेन परसेंटेज के लोगों ने भी अगर उसको उठा लिया और फिर वर्ड ऑफ माउथ अगर निकल गया, तो फिर तो ये उसको कोई रोक नहीं सकता. तो ये एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो आप एंजॉय कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ सीरीज की बात करें, प्रोमो से अंदाजा हो जाता है, वो आपके लिए एज अ क्रिएटर कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत है. मैं और सही कहा फरीदुन यार कि मैं इस प्लेटफॉर्म में ओटीटी पे काम करके बहुत मजा आ रहा है. मतलब सच में इतना मजा कभी नहीं आया. इतना, तुम सही कह रहे हो, इतना मजा तभी आया जब मैंने वो फिल्में की जो जिसके लिए मुझे पसंद करते हैं लोग, और वो फिल्में क्रिटिकली भी और बॉक्स ऑफिस पे भी चली, और वो फिल्में जो नहीं चली और जिस पे मुझे गालियां भी पड़ी, वो दौर, वो फिल्में मैंने क्यों की, वो मेरे अंदर मुझे मालूम है मैंने क्यों की. इंसान हर तरह के दौर से गुजरता है, जैसे तुमने कहा, अप्स एंड डाउन्स. कभी कभी ग्रीड आपके अंदर आ जाती है, प्रोड्यूसर का प्रेशर रहता है, उस वक्त आदमी गलती करता है, क्योंकि ये तो हमारा काम जो लक्ष्मी माँ का काम तो है नहीं, ये तो जहाँ तो सरस्वती देवी चलती हैं. तो हम जब सरस्वती देवी को छोड़ के लक्ष्मी देवी की तरफ भागते हैं, तब ये गलतियां होती हैं. उन लोगों से, खास तौर से जिनके ऊपर, जिन्होंने शायद अच्छा काम करने का बीड़ा उठाया, मैं मोटे मोटे तौर से कह रहा हूँ, जिस वजह से आए थे हाँ ये काम करने के लिए. तो ओटीटी में उस तरह की बहुत आपको आजादी मिलती है, बिकॉज एक तो पीएनए का आपके ऊपर टेंशन नहीं रहता कि जितना बजट की पिक्चर हो फिर उतने बजट का पीएनए लगाया जाए, और फिर पीएनए भी अब रिकवर नहीं होता है, पिक्चर कोई देखने नहीं आता है. तो उस तरह का प्रेशर बिल्कुल नहीं है. और अगर आपने अच्छा काम हो गया ओटीटी, तो ओटीटी में यार शेल्फ वैल्यू है, इसको देखेंगे लोग. अब तो यहाँ तो हफ्ते में पिक्चर उतर जाती है, इसको तो अभी जो लोग देख रहे हैं उनके बच्चे भी शायद देखें. हम खुद देखते हैं पुराने काम लोगों के, और अभी दुनिया हमारा स्टेज है, वर्ल्ड इज आवर स्टेज, पीपल फ्रॉम
ऑल ओवर द वर्ल्ड विल वॉच आवर वर्क। तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है किसी भी क्रिएटिव आदमी। प्रतीक, जब मैंने प्रोमो देखा और ये आई थिंक आई थिंक हर काम में ये चीज देखने में आती है, you know, that one does not look at the fact that how this is a chocolatey good looking boy or anything of that sort. वो आपका जो किरदार में जो एक कशिश होती है, जो आप उसको निभाने की कोशिश करते हैं, वही जो जिस स्टाइल से आप मतलब इवन अपना सर ऊपर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उसमें एक अलग तरीके का एक नशा होता है। वो आपके लिए वो नशा पैदा करना वो कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सर्टेन चीजें देखिए राइटर और डायरेक्टर आपको नहीं दे पाएगा। वो या तो आपके अंदर होगी आपकी एक्सपीरियंस की वजह से, थिएटर का आपने जिक्र किया, या तो होगी या तो नहीं होगी, वो आप में है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो भी चीजें है ना, मतलब आई वांट टू बिहेव लाइक अ कैरेक्टर। सो जो लिखी लाइनें हैं, जो करना है, जो स्क्रिप्ट का पार्ट है, वो तो करना ही है, पर उसके अलावा जो बिटवीन द लाइन्स है, जो सारी चीजें ऐसी होती हैं, या जो कि सीन खत्म होने से कट के बीच में जो परफॉर्म होता है, वो चीजें ऐसी होती है विच आई एम सपोज टू ब्रिंग ऑन द टेबल। और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें कैरेक्टर में रह के जब निकलना शुरू होती है, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग द कैरेक्टर इन ईच एंड एवरी मोमेंट, वो ये छोटी छोटी चीजें वो वहीं पर आती है। और इसमें बहुत सारी एनर्जीज काम करती हैं। एक तो जो लोकेशन पे जहां पर हम शूट करते हैं, वहां का जो एक ज्योग्राफी पूरी जो होती है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू बी ओपन टू गेट इट। आई हैव टू बी इन दैट मोमेंट ओपन एंड बी एब्सोल्युटली लाइव। तब जाके ये जो छोटी चीजें, जैसे आप बोल रहे हो कि इफ यू हैव नोटिस्ड इट, आई एम हैप्पी दैट इट गेट्स नोटिस्ड। सो ये सारी चीजें जब ट्रांसलेट होती है तब मजा आता है। और हमने तो मतलब जितना भी थिएटर में भी ऐसे ही काम करते थे, यहाँ पर भी ऐसे ही काम कर, हमें नहीं पता होता जब हम परफॉर्म करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा, सबकी नजर इस पे जा रही है या नहीं जा रही। बट माई जॉब एज एन एक्टर, एज आई हैव अंडरस्टूड, इज टू बी लाइक अ कैरेक्टर थ्रू आउट एंड एड वैल्यू टू इट। सो हाँ, जब ये होता है छोटा छोटा लोगों को पसंद आता है तो और मजा आता है कि चलो कहीं तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब गलत नहीं जा रहे हैं। ऋचा, लॉन्ग फॉर्मेट में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है, और बहुत से जो व्यूअर्स होते हैं वो उस चीज को लुक फॉरवर्ड करते हैं, और वो जो होती है वो एक वेरियस किरदार हैं, उनकी बैक स्टोरी, या फिर आप उनके जो पर्सनल जर्नी है उसके बारे में भी जो एक रूपरेखा जो आती है कहानी के अंदर, वो बहुत दिलचस्प लोगों को लगती है। आप as an artist personally, how much is it important for you to just have a certain graph of a character apart from the main, like say for example if you are playing a cop in the series, so the personal journey of your character, how important is that for you as an actor? जितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए बतौर जर्नलिस्ट आपकी परवरिश है, आपके पिताजी हैं, उतनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी किरदार के लिए उसकी बैक स्टोरी। उससे किरदार को वेट मिलता है, उससे किरदार को एक ग्रेविटास मिलता है, और वही चीज है जो है वो एक मतलब थोड़ी सी डेप्थ देती है किसी भी किरदार को। यहाँ पे भी ये जो लड़की है सुधा, उसके घर में कुछ परेशानियां हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, पर वो उनका रोना लेके नहीं बैठती। शी इज द काइंड ऑफ पर्सन हु, उसको पता है कि एक लायबिलिटी है या एक गलती है या पास्ट में कुछ है जिसकी वजह से वो अपने आप से कभी कभी आंखें नहीं मिला पाती, बट शी यूजेस दैट इन हर करियर। सो आई थिंक बैक स्टोरीज बहुत जरूरी है, एंड अगर अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो और अच्छी बैक स्टोरी आपको मिल जाए, अच्छे पिलर्स मिल जाए, अच्छा एक वो मिल जाए, जैसे हर एक की लाइफ में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे मतलब स्कूल से ग्रेजुएट करना, शादी करना, पहला बच्चा होना, उस तरह की जो एक बेंचमार्क्स आपको स्क्रिप्ट में अगर मिल जाते हैं, देन इट रियली हेल्प्स यू टू डिफाइन योर परफॉर्मेंस। अगर नहीं मिलते और डायरेक्टर ऐਵੇਂ ही होता है तो आपको खुद बनानी पड़ती है थोड़ी सी बैक स्टोरी, वो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, हमने किया है वो भी। पर यहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छी ग्राउंडिंग मिली, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आई डोंट मीन डिज्नी प्लस हॉटस्टार अलोन, आई मीन के एक अक्लमंद पढ़े लिखे डायरेक्टर के साथ काम करने का मजा बहुत अलग है, क्योंकि देयर आर रेफरेंसेस यू नो दैट यू कैन फाइंड। और आई लव दैट, आई लव समबडी चैलेंजिंग माय ब्रेन। आई लव कि मैं कोई गलती करूं और मुझे एकदम पकड़ लें, या मुझे बहुत मजा आता है। आई मतलब आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आई रियली फील कि व्हेन सीजन 2 हैपेंस आई विल फ्लाई, बिकॉज अब मुझे समझ में आए,
बहुत कुछ समझ में आया है, एक विजुअल लैंग्वेज, एक फ्रेम देख के, क्योंकि अक्सर मैं मॉनिटर नहीं देखती, क्योंकि हम वही देखते हैं मेरे मुंह पे कितने मुहासे हैं, कि मेरे आईब्रोज ठीक से ग्रूम्ड हैं या नहीं, उस तरह की चीजें जो फालतू होती हैं। तो अब जब इस शो का एक ग्राफ, एक विजुअल लैंग्वेज, उसकी टोन, उसका टेक्सचर, उसका ह्यूमर जब मुझे अब समझ में आया, तो मुझे ये रियली, आई कांट वेट टू start acting as this character again in season 2. I really thoroughly enjoyed working on it. With in every department ऐसा बहुत कम होता है जब आप हर तरह से संतुष्ट होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर भी अच्छे, डायरेक्टर भी, को स्टार्स भी बहुत बढ़िया। तो yeah, I really had fun working on this. मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा, अक्लमंद पढ़े लिखे डायरेक्टर जो कि क्यूट भी है। क्यूट तो है। ओके, एंड तिमांशु भाई, जिस तरीके की बातें अभी जिस तरीके का बातें करी हैं रिचा ने, आपके एनालिसिस में ये डायरेक्टर तो ये बनेंगी, कितनी अच्छी डायरेक्टर बन सकती हैं आपके एनालिसिस? मुझे लगता है कि अच्छी डायरेक्टर बनेंगी ये। इनकी भी सामाजिक समझ और राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। तो ये ऐसी डायरेक्टर बनेंगी जो जिनकी दखल स्क्रिप्ट स्टेज से ही होगी। वो कौन सी फिल्म बनाना चाहती हैं, इनको कोई बोलेगा नहीं कि ये वाली स्क्रिप्ट आपको बनानी है, कहेंगे जो मैं बनाना चाहूंगी वही मैं बनाऊंगी। क्या बात। उसी तरह के और इम्पोर्टेंट डायरेक्टर बनेंगे अगर रिचा बनेगी तो डायरेक्टर। मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, डायरेक्टर का काम सबसे लंबा होता है, स्क्रिप्ट पे भी, एडिट पे भी। अभी आप प्रमोशंस में भी दिख रहे हैं, बहुत बिजी हैं, मुझे पता है, बहुत सारी और चीजें कर रहे हैं। डायरेक्टर मुझे नहीं लगता मैं कभी बनूंगी या बनना चाहूंगी। राइटिंग जरूर आई विल ट्राई एन अटेम्प्ट, तो दखल जरूर होगा स्क्रिप्ट में, पर वो दूसरी तरह से। डायरेक्टर नहीं बनना चाहती कभी भी। चलिए, ओके। एंड तिमांशु भाई, विकास स्वरूप की नॉवेल पे आधारित है द ग्रेट इंडियन मर्डर। सो अगर कुछ आप इसके बारे में बताना चाहें कि एडेप्टेशन जो होता है लिटरेरी वर्क का, हमेशा कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज किताब को पर्दे पे लेके आना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है, बिकॉज आप पूरे तरीके से कभी वो शायद जस्टिस शायद कर पाए नहीं कर पाए, उसके बारे में एक डिबेट हमेशा रहती है। व्हाट वाज योर प्रोसेस लाइक? मुझे लगता है कि असल में मुझे लगता है कि किताब का अडेप्टेशन करना, अगर आपको फिल्म या कोई शो बना, एक्चुअली बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। हाँ, इसलिए क्योंकि अगर आप जब आप सोचते हो कोई पिक्चर बनानी है, कुछ कहानी सोचते हैं यार दोस्त लोग या कोई आइडिया सुना, तो वो आते आते आपका कोई आइडिया अच्छा लगता है, तो जो यूरेका मोमेंट होता है ना कि बॉस ग्रेट आइडिया, वो ऑलरेडी नॉवल या किताब वगैरह तो आपके पास ऑलरेडी यूरेका मोमेंट लिखा हुआ है। अब आपको उस किताब में छोटे छोटे यूरेका मोमेंट बनाने पड़ते हैं। Right. तो विकास स्वरूप साहब की किताब जब पढ़ी, तो इससे पहले जब आप वो तो उन्होंने बहुत वेस्टर्न रीडर्स के लिए किताब लिखी थी। नेचुरली स्लमडॉग मिलियनेयर पढ़ी, ऑस्कर मिला, डैनी बॉयल, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और वो वहां ही रहते थे ज्यादातर, वो बिकॉज फॉरेन IFS है वो, तो उनका विदेशों में जाना, इधर उधर के एम्बेसडर रहना, फॉरेन सेक्रेटरी रहना, उनकी पूरी जिंदगी ऐसी गई है। अभी रिटायर हुए हैं वो। तो अब वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने फॉरेन ऑडियंस के लिए लिखी, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए लिखी, हिंदुस्तान का आपने एक शीशा दिखाया कि हिंदुस्तान ऐसा है। तब अब मैं एज ए इंडियन उसको पढ़ रहा हूं। अब मुझको लगता है कि इसमें नया हिंदुस्तान देखा जाए, नया हिंदुस्तान ढूंढा जाए। और आज की तारीख में 2020 में हमने शायद पिक्चर शो शुरू किया था, उस वक्त क्या हो चुका था। तो वो एक नए तरीके का अडैप्टेशन, प्रतीक और ऋचा का जो किरदार है ये नॉवल में है नहीं, ये क्रिएट किया हुआ है। तो मुझको पढ़ने के बाद लगा कि मुझको यार इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स दो होने चाहिए। आगे कैसे बढ़ेगी नॉवल में? क्या होता है कि मैं किरदार जो सोच रहा है उसके 4 पन्ने हो जाते हैं कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा। अब वो सोचना कैसे दिखाऊं? अडेप्टेशन में एक्चुअली जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, सोचना। तो पहले तो होता था कि लोग एक्टर, किला है नहीं पीछे, मैं किले के सामने नाटकों में मैं बहुत बड़े किले के सामने खड़ा हूँ, नाटक नौटंकी में जैसे होता है, कुछ होता थोड़ी है, वो बोलता आदमी। अभी उसको कैसे दिखाया जाए? नहीं, पहले क्या डिवाइस होती है? हीरो का दोस्त। तो हीरो जो सोच रहा है या हीरोइन जो सोच रही है, अपने दोस्तों से डिस्कस करके ऑडियंस तक वो बात कम्युनिकेट हो जाती थी कि मेरा मन कर रहा है, मुझे वो लड़का बड़ा पसंद है, हाय लड़का बोले लड़की मुझे पसंद। तो इन सब चीजों को जो मन के में चल रहा है उसको कैसे दिखाया जाए, उसी को कहते हैं अडेप्टेशन, जो कि नॉवल से होता है।
तो वहीं पे जो दिक्कतें आती हैं तो आती है, नहीं तो जो आपको छोटे छोटे प्लॉट पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं उसका मजा है। लेकिन बड़ा यूरेका मूवमेंट की बॉस कहानी कौन सी की नहीं, और नॉवल में ऑलरेडी है। और वेस्टर्न फिल्मों में, हॉलीवुड में तो ये 1930 से चला रहा है। फिल्में उनकी बनती थी, बहुत सारी फिल्में नॉवेल्स पे ही बनी है। अभी ओटीटी में ऐसा हो गया कि हम नॉवेल्स की तरफ देख रहे हैं, बट जैसे हिंदी फिल्में तो बहुत कम है जो नॉवेल्स पे बनी है, बहुत कम। सही बात है, that is true, that is true. Alright, so प्रतीक और ऋचा के साथ मैं एक जाती तजुर्बा शेयर करना चाहूंगा तिग्मांशु भाई से रिलेटेड। सो तिग्मांशु भाई का मैंने एक सेशन किया था जश्न-ए-इफ्ता में दिल्ली में। तो लाइव ऑडियंस के करीबन 5000 लोग थे। तो जावेद अख्तर साहब थे, जावेद सिद्दीकी थे, इम्तियाज अली थे और तिग्मांशु भाई थे। 5000 लाइव ऑडियंस, गदर की ऑडियंस। तो जैसे ही स्टेज पर हम लोग आए तो वहां से सामने से डायलॉग शुरू हो गए, तुमसे ना हो पाएगा। तो अब मैं वैसी टेंशन में था कि जावेद अख्तर साहब, मुझे लास्ट मोमेंट बताया गया था कि जावेद अख्तर साहब भी उस पैनल का पार्ट है। वो मेरी तैयारी उनसे रिलेटेड थी नहीं, महेश भट्ट साहब थे पहले उसमें। तो मैं वैसी टेंशन में था, मुझे लगा ये मुझको कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा। फिर मैंने रियलाइज किया तिग्मांशु भाई हाथ हिला रहे हैं और वहां पर एक जोर की, उसके बाद फिर एक एनकोर हुआ इनके लिए। आप दोनों से मेरी एक राय में जानना चाहूंगा, एज एन एक्टर तिग्मांशु धूलिया को कैसे देखते हैं? कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर है। मतलब मैंने इनका जितना भी काम देखा है, बहुत कमाल के एक्टर है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स होता है ना, एक्टर डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके करते हैं। हम प्रतीक से राय जानेंगे, फिर हम ऋचा पे आएंगे। हाँ करेक्ट जी, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि बहुत कमाल का ये मिक्स भी बहुत कमाल का होता है कि जो डायरेक्टर है वो खुद एक्टर भी है। तो कई सारी बातें जैसे सर बताते भी थे सेट पे भी कि नहीं इसको ऐसे ही करते हैं। सो लाइन का जो मीटर है वो मीटर ऐसे सेट होगा, ये लाइन ऐसे ज्यादा लैंड होगी, इस टाइम पे इसको इस हिसाब से प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मजेदार थी यार जानने में। ऋचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो इनको ऑन लोकेशन देखा है एज रमाधीर सिंह। मेरे तो मतलब तोते उड़ गए थे जिसे कहते हैं। मुझे लगा ऐसे भी परफॉर्मेंस पॉसिबल है। और फिर जब इनके साथ बतौर एक्टर काम किया तो कभी कभी हो जाता है, आप सेट पे होते हैं, आपको लगता है मैं कुछ ट्राई करूं और सुर अगर गलत लगता है ना, तो अगर मुझे याद है इसी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डे था मेरा इस सीरीज में, और मैंने किसी से कुछ सवाल पूछा था और मेरी पिच एकदम से ऊपर चली गई कि आपकी बंदूक कहाँ है, ऐसा कुछ हो गया। तो उन्होंने उसी टाइम कट करके बोला कि नहीं कट। बाकी सबके डायलॉग्स बाकी थे वगैरह, उन्होंने बोला ये ऊपर क्यों चला गया, बिकॉज ही नोज यू नो। सो आई लव द नुआंसेस a director writer brings if they also are an actor. इनकी बेसिक ट्रेनिंग तो एक्टिंग में है। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। दिमाग के अलग एरियाज खुलते हैं जब आप किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जो खुद भी एक्टिंग करना चाहते हैं या करते हैं। आई वुड लव टू सी मोर ऑफ हिम एज एन एक्टर। ब्लॉकबस्टर एक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं। वो सिर्फ बड़ी फिल्मों में काम करते हैं। मतलब मैं इनको मिलन टॉकीज में कितना पसंद किया था। एंड सर कैन आई से समथिंग, सलमान इज ऑन। मिलन टॉकीज का इनसाइड जोक है ये।